ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो, मेरा नाम अदिति वार्ष्णेय है और इस साल सिविल सर्विसेज 2022 में मेरी रैंक 57 आई है। और इस वीडियो में मैं अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू शेयर करूँगी। तो पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूँ। मैं बरेली की रहने वाली हूँ और वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग भी की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन BA ऑनर्स सोशियोलॉजी में की थी फ्रॉम जीसस एंड मेरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया था एंड उसके बाद मैंने एक साल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को डिवोट किया था। और फिर 2022 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था एंड इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट आई गॉट दिस रैंक। सो बिगिनिंग विद प्रीलिम्स, I would start with how I started my preparation after my graduation. So in June 2021 मैंने वाजीराम का एक क्लासरूम कोर्स लिया था जो कि जून से मार्च तक चला था। सो उस बीच तक मैं सिर्फ अपनी क्लासेस करती थी एंड रिवीजन वाला फैक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी। आफ्टर दैट ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई मेरे पास 2 महीने थे जो मैंने प्रीलिम्स के लिए इंटायरली डिवोट किए थे। तो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो आपको 2 बातों का बहुत ध्यान देना होता है। वन, दैट आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और दूसरा आपका करंट अफेयर्स पे भी उतना ही फोकस रहना चाहिए। आप दोनों में से किसी को भी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते। तो आप जब दोनों को एक बैलेंस लेके चलेंगे देन प्रीलिम्स कैन बी हैंडल्ड वेल। तो जैसा कि इस बार सब लोग देख रहे हैं कि प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा टफ होता जा रहा है, जिस तरीके से ऑप्शंस UPSC चेंज कर रही है, तो उसी हिसाब से आई थिंक हम लोगों को अपना स्ट्रैटेजी भी चेंज करना चाहिए। तो जब मैंने अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया था, आई फोकस्ड ऑन वन मेन थिंग विच वाज रिविजन। सो जब मैंने अपना स्टैटिक पोर्शन कम से कम 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ किया था, उसके बाद मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। जैसे मैंने विजन का टेस्ट सीरीज़ दिया था, मैंने वाजीराम के भी टेस्ट किए थे एंड आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारे ओपन टेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड फॉर करंट अफेयर्स आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग आप कंटिन्यू रखिए, बिकॉज जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज़पेपर्स पूछी जा रही हैं। तो अगर आप कोई भी मैगज़ीन चूज़ कर रहे हैं उसके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर मत छोड़िएगा। तो न्यूज़पेपर में कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स आते हैं, कई बार आर्टिकल्स में यू डायरेक्टली कम अक्रॉस अ टर्म और वो आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी दिख जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना स्टैटिक पोर्शन रिवाइज़ करते रहिए, साइमल्टेनियसली आप न्यूज़पेपर एंड अपना एक पर्टिकुलर मैगज़ीन आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। तो आप इन दोनों चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं रिवाइज़ कीजिए। एंड कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर से हम नोट्स बनाएं या फिर डायरेक्टली पूरा आर्टिकल सेव करें, क्या करें। तो मैं बस ये कहूँगी कि आप पुराने पेपर्स एनालाइज़ कीजिए एक बार। तो जब आप पुराने पेपर्स एनालाइज़ करेंगे इस साल का भी और स्पेशली लास्ट ईयर का, आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे थोड़ा सा फोकस बढ़ गया है और कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो आप बस उन हाईलाइटेड पोर्शंस को थोड़ा ध्यान से रख लीजिए एंड बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका काफ़ी सारा टाइम भी उसमें वेस्ट हो सकता है। तो आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, फिर आपके करंट अफेयर्स अपने मैगज़ीन से एंड न्यूज़पेपर से कवर कर लिए एंड देन
आप साइमल्टेनियसली इसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं आप रिवाइज कीजिए एंड ट्राई टू गिव एज मैनी मॉक्स एज पॉसिबल। और मैं बस ये कहूँगी कि आप जब मॉक्स दे रहे हैं तो प्लीज़ जितने आपके मार्क्स आते हैं आप प्लीज़ उससे डीमोटिवेट मत होइए, बिकॉज शुरुआत में मेरे भी बहुत कम मार्क्स आते थे एंड आप बस ये फोकस कीजिए कि मॉक्स में आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। तो जब आप उन गलतियों को एनालाइज करेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि धीरे धीरे करके आप जब उन पर वर्क करेंगे आपका स्कोर अपने आप ऊपर जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत लो जा रहा था। फिर मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए एंड आई रियलाइज कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉप जो UNFCCC की कॉप हो रही है उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप जब एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं मॉक्स को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड उसको जब आप दोबारा से रिविजिट करेंगे उस टॉपिक को देन प्रोबेबली you can score a little better in every test that you give subsequently. So just ensure that you don't get demotivated by the marks that you're getting and constantly try to improve upon it, because these marks are not the final marks, because final में जब आपका prelims होगा it gets very unpredictable at times. So that is more or less about prelims. In my journey आई वुड से मैंने प्रीलिम्स को वो अप्रैल टू मई का टाइम दिया था एंड आफ्टर आई गेव माई प्रीलिम्स आई स्टार्टेड विद माई मेन्स प्रिपरेशन ड्यूरिंग दोज 3 months विच आर देयर इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेन्स। सो उन 3 महीनों में मैं एक आपको समरी बताती हूँ कि जिस तरीके से मैंने किया था ना, आई थिंक इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू थिंक दैट इट कैन बी अप्लाइड टू योर स्ट्रैटेजी एज वेल तो आप कीजिएगा। बट मेंस एक ऐसी स्टेज होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के लिए बहुत यूनिक रहती है। आप अपनी ओन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड आई थिंक अगर आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होगी वो ज़्यादा आपके लिए इजी रहता है। सो व्हेन इट कम्स टू मी आफ्टर आई गिव माय प्रीलिम्स मैंने सारा सिलेबस पहले अपने सामने रखा था जो मेंस का स्पेसिफिक है एंड आई डिसाइडेड टू यूज़ ईच एंड एवरी कीवर्ड and made short notes on every key term that was written. So for example, in GS1, I made notes on every topic that was given, even if it's written earthquake. तो earthquake पे मैंने अपने अलग notes बनाए थे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किसी भी topic पे अगर notes बना रहे हो तो आप exhaustive मत बनाइए, आप एक पेज के sufficient notes बना सकते हैं एंड कोशिश कीजिए कि आप बहुत synoptic notes बना रहे हैं, बहुत छोटे, बिकॉज लास्ट में जाकर आप जब एग्ज़ाम देंगे आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको मल्टीपल टाइम्स। तो जब आप रिवाइज़ करते हैं आप पूरी बुक या फिर एक बंडल एक साथ नहीं कर सकते। सो इंश्योर कि आप बहुत छोटे नोट्स बनाएं और ऐसे नोट्स बनाएं कि आप उसको बहुत जल्दी से आई मीन विद इन आवर्स आप एक पेपर रिवाइज़ कर सकते हैं GS1 का फॉर एग्जांपल। तो मैंने अपना 3 months का टारगेट पोर्शंस में डिवाइड किया था। सो आई डिसाइडेड कि 15 days में मैं अपने साइनॉप्टिक नोट्स कवर करूँगी इंक्लूडिंग एथिक्स एंड जो पोर्शंस हमारी प्रीलिम्स में नहीं होते हैं मैंने उन सभी का सिलेबस रखकर उन सब के नोट्स बनाने शुरू किए एंड वंस आई वाज डन विद माय नोट्स आई स्टार्टेड रिवाइजिंग देम। सो हियर आई वुड लाइक टू एड्रेस वन थिंग अबाउट आंसर राइटिंग, बिकॉज लोगों को लगता है कि आंसर राइटिंग हम कब शुरू करें। कुछ लोग बोलते हैं कि आप डे 1 से आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं या फिर प्रीलिम्स से पहले आपका आंसर राइटिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप कर पाते हैं ऐसा, आई मीन इट्स वेरी गुड, बट इन माई केस आई हैड नो टाइम बिफोर माई प्रीलिम्स। सो वट एवर आई कुड डू फॉर मेन्स वो मेरा सिर्फ उन 3 महीनों की टाइम पीरियड में हुआ था। तो अगर आपके पास टाइम है, आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्रीलिम्स से पहले भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप कई सारे मॉक्स लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं टाइम है तो डिसहार्टन मत होइए, बिकॉज आपके पास वो 3 महीने होते हैं और वो सफिशिएंट होते हैं अगर आप उसमें ठीक से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो इन माई केस आई डिड नॉट डू माई आंसर राइटिंग बिफोर प्री एज आई सेड, एंड देयर इज ऑल्सो वन मिथ कि आप आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। बट मैंने ऐसा देखा है कि जब आप डे 1 से आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं, आपके पास कंटेंट नहीं होता, तो जनरली हमारे आंसर्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। सो जब हमारे स्कोर्स भी आपके लो आते हैं, आप आंसर्स देखते हो कि आपके काफ़ी ख़राब आंसर्स आ रहे हैं, तो
काफ़ी इजीली हम लोग डीमोटिवेट होने के चांसेस काफ़ी सारे रहते हैं। तो जब आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अपना सिलेबस, जैसे मैंने बोला, आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप उसको एज मेनी टाइम्स, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स उसको रिवाइज कर लीजिए, सो दैट आपका रिकॉलिंग काफ़ी स्पीड अप हो जाए। बिकॉज जब आप मेंस पे लिख रहे होते हैं आपका आंसर राइटिंग इज़ वन थिंग, बट आपकी जो रिकॉलिंग पावर होती है दैट इज़ द मेन थिंग दैट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंस. So when you revise at least 3 or 4 times, then I can suggest that you can start with your answer writing. For initial stage, you can begin with previous year questions. एंड आप दिन का टारगेट ले सकते हैं कि आज मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं, 20 करने हैं, तो वो आपके ऊपर है, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उससे शुरू कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में आप पूरा एक 3 आवर का टेस्ट लिख पाएँ. अगर आप लिख पा रहे हैं, इट्स अगेन अप टू यू. बट अगर आप कोशिश करें, आप धीरे धीरे अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक कि उसका ना आपका मोमेंटम काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है. सो दूसरा एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कैंडिडेट्स को कि हम लोग कौन से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें मेंस के लिए, या फिर अगर हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या हम स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, या कैसे एनालाइज करें अपने आंसर्स को. तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि आप जब अपने आंसर्स लिखने शुरू करते हैं, आप 2 चीज़ों पर फोकस करिए. पहला कि आप कंटेंट आपके पास है उस आंसर के लिए, आप उसको लिख पा रहे हैं उतने टाइम में. और दूसरा कि अब वो टाइम मैनेजमेंट आप कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि फाइनल मेंस पे आपके पास इतना सारा टाइम नहीं होता है. तो पर आंसर यू हैव सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम जो कि आपको देना होता है हर एक आंसर को. तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप बस उतने पर्टिकुलर टाइम में किसी भी आंसर का कंटेंट विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम आप दे पा रहे हैं. तो जब आप ये देना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज विच इज़ इम्प्रूवमेंट, हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर्स. इसके लिए मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स की कॉपीज़ चेक की थी. मैंने रियलाइज़ किया था कि ऐसा क्या चीज़ है जो सब लोग कॉमन करते हैं. तो आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ टॉपर्स हैव दिस कॉमन थिंग वेयर वो लोग काफ़ी कंसाइज वे में लिखते हैं, बहुत ही छोटे कम शब्दों में अपनी बात को कहना. तो वो लोग पॉइंट्स में बहुत सिंपल लैंग्वेज में और काफ़ी कंसाइज वर्ड्स में टू द वर्ड लिमिट वो लोग लिखते हैं. सेकेंडली, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर आंसर्स, आप कोशिश कीजिए कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट कर सकें. बिकॉज जितने आप एग्जाम्पल्स देते हैं उतना आपके आंसर में आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है. अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर आंसर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हो, बट आप जितना डिलीवर कर सकते हैं उतना आपके आंसर का वैल्यू एनरिच होगा एंड उतने ही आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे. नाउ व्हेन इट कम्स टू नोट्स, अब आपके पास एग्जाम्पल्स आए कहाँ से? सो व्हेन यू आर मेकिंग दो स्टैटिक नोट्स, जब आप सिलेबस को देख के अपने नोट्स बना रहे हो तो करंट हैपनिंग्स भी हो रही हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी एन अर्थक्वेक हैपनिंग, कहीं पे कुछ एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ एंड आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है. और फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी हीट वेव का अभी इशू चल रहा है, ये करंट अफेयर के टॉपिक में भी है एंड आपको दिखता है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर की कैटेगरी में भी आ जाता है. तो आप ये देखिए कि करंट हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, कौन सी स्टेट ने एक हीट प्लान दिया, कहाँ पर NDMA ने कुछ अपनी गाइडलाइंस निकाली. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एग्जाम्पल में, आपके सजेशंस में आप इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके आंसर में आपको वैल्यू ऐड करके आपका मार्क्स इन्हांस करने का स्कोप देते हैं आपको. सो इसी तरीके से GS 1, 2, 3 में आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, डिफरेंट करंट अफेयर्स के थ्रू एंड कई बार कोचिंग के मॉडल आंसर्स में आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं थोड़े जो ओरिजिनल हो जाते हैं, जो आप अच्छे से अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो अनदर थिंग विच पीपल आस्क इज़ अबाउट कि हम जब नोट्स बनाते हैं तो हम लोग करंट को और स्टैटिक को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं. तो कई बार बच्चे ये करते हैं कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं स्टैटिक के, तो आप कोशिश कीजिए कि आप A4 साइज शीट्स पे बनाएं एंड उसके बाद जैसे जैसे उस न्यूज़ के रिलेटेड कुछ खबर आपको अखबार में मिलती है, किसी मैगजीन में मिलती है, आप बस छोटे छोटे नोट्स उसी के साथ ऐड कर लें, डिफरेंट कलर पेन से, या हाईलाइटेड पोर्शन उसी के नीचे ऐड कर दें. तो इस तरीके से आपका स्टैटिक और आपका करंट अफेयर्स एक ही साथ लिंक हो जाता है. एंड जब आप उसको रिवाइज़ करते हैं साथ में, तो आपके पास काफ़ी होलिस्टिक एक जगह
कंसाइज एंड कॉम्प्रहेंसिव नोट्स रेडी हो जाते हैं. एंड इसी के लिए जब आप इनको आंसर्स में अपने अप्लाई करते हैं तो फाइनली आपका आंसर भी काफ़ी एनरिच्ड आता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग, आई वुड से कि इसके बाद आप जब अपने आंसर्स को देखने लगते हैं, आप इम्प्रूव करने लगते हैं, आप एग्जाम्पल्स डालते हैं, देन ट्राई टू इंश्योर कि आप 3 घंटे में एक वो पेपर जो आप यूपीएससी के हॉल में आप लिखते हैं, आप उस सेटिंग में अपने आप को रखिए. और वो 3 आवर के टेस्ट आप जिस कैपेसिटी से लगा सकते हैं, जैसे मैंने हर रोज़ एक 3 आवर का टेस्ट देती थी बिफोर अबाउट अ मंथ फ्रॉम माई मीन्स. तो मैं जब रोज़ के रोज़ एक 3 घंटे का टेस्ट लिखती थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट इशू हो रहा है. तो थोड़े टाइम बाद आप जब रियलाइज़ करेंगे कि आपका जब टाइम मैनेजमेंट इशू हो रहा है, आप एनालाइज़ कीजिए आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं. आप क्या कुछ क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे. तो जस्ट एनालाइज़ कि आपका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है. फिर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को उसका अनड्यू टाइम ऐड नहीं करना. आपको जितना टाइम उसके लिए स्पेसिफाइड है आप उतना दीजिए, बिकॉज इस एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेपर भी कंप्लीट कर पा रहे हैं. तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू कंप्लीट दैट पेपर इन टाइम, जो कि आपका प्रैक्टिस से पॉसिबल हो जाता है. फर्स्ट टाइम किसी का भी वो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं होता है. सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट पेपर इन 3 आवर्स. बट विद ड्यू प्रैक्टिस वो पॉसिबल हो जाता है. देयर इज़ अनदर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कि हम मेंस के टाइम पे क्या शेड्यूल रखते हैं अपना, और क्या हम कितने घंटे पढ़ें, क्या रिवाइज साइमल्टेनियसली करें या फिर सिर्फ आंसर राइटिंग करें. तो मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे तो आप रिविज़न नहीं कर पाएंगे. तो आप इस तरीके से अपना डे का शेड्यूल बनाइए कि आप उसमें से काफ़ी कंसिडरेबल टाइम अपना रिवीजन के लिए निकालते हैं. बिकॉज रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. आपको जितना रिकॉल हो पाएगा उतना जल्दी आप लिख पाएंगे एंड उतना ईजिली आप अपना आंसर अपने टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं. तो अपना डे में आप टाइम जैसे अपना रखते हैं, जिस भी टाइम आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं रिवाइज़ करने में, तो आप उस समय रिवाइज़ कीजिए. फिर आप कुछ टाइम जैसे 3 घंटे का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप या तो अपना यूपीएससी के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. सो बट जस्ट इंश्योर कि आप ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली रखें. ऐसा मत कीजिएगा कि आप एक पे फोकस रखते हैं दूसरी चीज़ इग्नोर कर देते हैं. सो जस्ट डू इट इन अ बैलेंस. देन आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि जब आप आपके 15 to 20 डेज रह जाते हैं आपके फाइनल मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको मतलब जैसे पता होगा कि क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम साइमल्टेनियसली होते हैं, एक दिन ऐसे का पेपर होता है इन द मॉर्निंग शिफ्ट, एंड देन इन द नेक्स्ट 2 days वी हैव GS1, GS2 इन द इवनिंग, एंड फिर द सेकेंड डे वी हैव GS3 एंड GS4. सो राइटिंग 6 hours एवरी डे इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं टाइम स्लॉट्स में अपने उन पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए, मॉक्स दीजिए, और फिर आप ये देखिए कि आप उस कैपेसिटी में लिख पा रहे हैं या नहीं. तो वो प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो फाइनल डे पे आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है कि आप 6 घंटे बिना रुके लिख पाते हैं, और उतनी ही वैल्यू कंटेंट के साथ भी आप उसको डिलीवर कर पाते हैं. देयर इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मैं दोनों के लिए रिकमेंड करूँगी, जो कि होता है आपका एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, बिकॉज मैंने जब अपना मेंस का एग्ज़ाम दिया था आई रियलाइज्ड कि ऑल्दो मेरी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी, बट व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग माय पेपर मैं फाइनल डे पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी. एंड उस नर्वसनेस की वजह से मेरा एक पेपर में विच वाज GS1 एंड GS4 मेरा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया था. तो मैं बस यही कहूँगी कि आप जब भी पेपर देने जाएँ आप घबराइए नहीं. आपको प्रीलिम्स एंड बोथ मेंस पे के डे पे आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स दिखेंगे अपने जैसे, एंड आपको लगेगा हो सकता है कि ये मुझसे बेटर हैं और ये मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. बट डोंट लेट दैट थॉट कम इन टू यू. आपने जैसा प्रिपेयर किया है, जैसा आपने परफॉर्म किया है अपने मॉक्स में, आप उतना ऑप्टिमम लेवल लेके जाइए. जस्ट डोंट बी बॉदर्ड अबाउट कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है या फिर आपको डर कितना लग रहा है उस एग्ज़ाम सेटिंग में. जस्ट ट्रीट इट एज अ मॉक पेपर, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस के एग्ज़ाम्स हो. आप ऐसे जाइए जैसे आप दूसरा एक मॉक देने जा रहे हैं. तो जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे मॉक्स देने की तो आपको वो लगेगा कि एक दूसरा मॉक है.
तो आप उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बिकॉज जब आपका जो प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है तो आप अपने ऑप्टिमम लेवल पे वर्क नहीं कर पाते हैं, विच माइट लेट यू लूज आउट ऑन योर फाइनल मेंस के एग्ज़ाम पे, और आपके टाइम मैनेजमेंट में इशू हो सकता है. सो जस्ट गो विद अ कूल हेड एंड जस्ट नो दैट वट एवर यू हैव कवर्ड इज़ इनफ. एंड कोई परफेक्ट तरीके से आप नहीं दे सकते उस एग्ज़ाम को, हर एक को सेम प्रेशर होता है. सो जस्ट नो दैट यू आर इनफ, यू हैव कवर्ड इनफ एंड यू आर गुड टू गो. एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगी वो ये कि कैंडिडेट्स को लगता है कि हम एक परफेक्ट आंसर नहीं लिख पा रहे हैं. ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करता है टिल द लास्ट डेट कि हमारा एक आंसर इतना अच्छा नहीं आ रहा, मॉडल आंसर की तरह नहीं है. तो मैं बस ये बोलूँगी कि देयर इज़ नथिंग एज सच एज अ परफेक्ट आंसर, बिकॉज इवन अगर मैं दोबारा आंसर लिखूँगी मैं शायद काफ़ी चीज़ें मिस कर दूँगी, एंड it's practically not possible to cover every dimension and write a perfect answer in those 5 to 7 minutes. तो आप जितना लिख पा रहे हैं उतना काफ़ी है. जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे कि आपने आज से बेहतर आप कल करें, और जस्ट इम्प्रूव एवरी डे एंड डोंट एवर ट्राई टू अचीव कि आप परफेक्शन की और भागने की कोशिश ना कीजिए, तो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो just give it your best and just try to complete that answer in the required amount of time and with that knowledge that you have. There's another thing which I would really like to talk about is कि इस एग्ज़ाम के थ्रू हर एक कैंडिडेट को काफ़ी हाइज एंड लोज आते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसा लगता था कि मैं अच्छे से नहीं कर रही हूं, मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूं, और मतलब मुझसे नहीं हो रहा, ये एग्ज़ाम पता नहीं कैसे होगा, और कितने सारे अच्छे बच्चे हैं जो मुझसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. सो देर आर सेवरल सेल्फ डाउट्स दैट कम ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट strategizing the number of hours that you read, but it's more important about holding up the mental strength and the courage to give this exam. And the very fact that you have decided to give this exam is itself very courageous. So just know कि ये हाइज एंड लोज हर एक को आते हैं, इवन टॉपर्स को भी आते हैं. मुझे ये नहीं पता था कि शायद मेरी इस बार ये रैंक आएगी भी या नहीं आएगी. हर स्टेज पे इतनी एंजाइटी होती थी कि क्या पता प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, मेंस होगा या नहीं. सो इट्स वेरी नेचुरल. बट जब ये आपको ये लोज आते हैं आपकी इस प्रिपरेशन में, तो आप बस इतना कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ ऐसे लोगों को लेके चलें. आपका फैमिली हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. तो जस्ट कीप सराउंडिंग योर सेल्फ विद पीपल who are your true well wishers, who are your support system, because these are the people who will pull you back when you go low, and who will really support you during those times. Secondly, I would say कि stress bust करने के लिए try to take optimum breaks. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं वो ब्रेक्स लेने के लिए जब मैं लेती थी तो मुझे काफ़ी गिल्ट फील होता था, एंड आई थिंक एवरी अदर कैंडिडेट हैज़ दैट गिल्ट फैक्टर व्हेन they are preparing for throughout this journey. But just know कि अगर आप वो ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी वीक होता जाएगा एंड आप अपने उस ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते. सो गिल्ट फ्री ब्रेक्स लीजिए, बट इतने भी नहीं. तो आप अपने डे में अपना जब डेट आप शेड्यूल अपना डिसाइड करते हैं, आप उसमें थोड़े टाइम के लिए उन ब्रेक्स के लिए जगह दीजिए, और उस टाइम पे आप प्लीज़ यूपीएससी से रिलेटेड कुछ नहीं करिए. ना आप उसके बारे में किसी से बात करें, ना अपने लिए उस बारे में सोचें. जस्ट ट्राई टू डू समथिंग आउट ऑफ दिस प्रिपरेशन. आइदर यू कैन परस्यू योर हॉबी, और यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स और फैमिली, या फिर आप एक वॉक पे चले जाइए. बट व्हाट आई मीन टू से इज जस्ट टेक आउट सम टाइम आउट ऑफ दिस प्रिपरेशन, बिकॉज इट गेट्स मोनोटोनस. एंड क्योंकि ये एक जर्नी पूरे साल भर की है, तो ऐसा बहुत इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं. तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक उस स्ट्रेंथ को आप होल्ड कर सकते हैं. तो वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल हैं. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप थोड़ा काम माइंड से पढ़ाई कीजिए, प्रेशर ज़्यादा मत लीजिए. एक ऑप्टिमम प्रेशर के ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो मे बी यू कैन हैव ब्रेक डाउन्स इन बिटवीन, विच इज़ नॉट रियली गुड फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ. सो
just try to ensure that you're giving yourself a priority during this exam, because after all, I mean, this is just one exam of your life. And a lot of people have this tendency of glorifying a lot of toppers ki okay fine, if this person can read so much for 13-14 hours a day, I can do this too. या फिर कई लोगों को ये टेंडेंसी होती है कि यू नो दिस टॉपर हैज़ performed so well in their answers in mains answer writing, so I also have to do the same. No, you don't. You all have a unique personality, you have your unique strengths. तो आप उन पे कैपिटलाइज कीजिए, किसी चीज़ को ग्लोरीफाई मत कीजिए, किसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए. यू कैन लर्न फ्रॉम थिंग्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट जस्ट डोंट ट्राई टू ब्लेंड इन टू समवन एल्सेस पर्सनैलिटी. मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं एसए के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो आई वुड रीड डिफरेंट टॉपर्स आंसर शीट्स एंड आई वुड ट्राई टू कॉपी ईच एंड एवरी पर्सनस आंसर स्टाइल जो मुझे पसंद आता था. सो आई रियलाइज कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू कॉपी देम, I was writing in a very mechanical way, which turned out to be really bad for me because I was not scoring really good in essay. So during the later stage, I realized कि okay fine, this is not me. I cannot write how anyone else writes. तो अगर टॉपर भी कुछ तरीके से लिखता होगा वो उसका खुद का राइटिंग स्टाइल है. तो आप कोशिश कीजिए कि आप एनालाइज कर पाएँ अपने आप को कि आप कहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एंड अपनी उन स्ट्रेंथ्स को आप कैपिटलाइज कीजिए और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन कीजिए. सो आजकल बच्चों को एसए में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है एंड देयर इज़ अ कॉमन डाउट कि आप एसए को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फिलोसफिकल एंगल पे जो टॉपिक्स आ रहे हैं. तो उसके लिए मैं बस ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक कोई मैकेनिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग मत अपनाइए. जैसे आपको कई जगह आपको सुनने को मिलता है कि you know, start with an anecdote, a story, and end with a story. I mean, it's a good way to do it, to go about it. But just know कि आपका एक unique writing style है and आपको एक originality maintain करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Because UPSC, as per my feeling, is looking for some original content as to what the candidate can think of in the given topic. सो नंबर वन, ओरिजिनलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, किसी भी एस्से में आप जितना डाइवर्सिटी लेके आएंगे उतना ज़्यादा बहुत आपका एस्से काफ़ी आई मीन वैल्यू एडेड और काफ़ी अच्छा निकल के आएगा. सो आप काफ़ी सारे एंगल्स उसमें देख सकते हैं. जैसे आप एक पॉलिटिकल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक इकोनॉमिकल एंगल, तो आप जितने डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स उसमें डालेंगे आपका एस्से उतना ही एनरिच हो जाएगा. थर्ड, आई वुड सजेस्ट कि आप अपना हर टॉपिक, हर डायमेंशन काफ़ी लिमिटेड रखें. लिमिटेड इन द सेंस कि आप एक शॉर्ट पैराग्राफ में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें. बिकॉज ऐसे एक आई थिंक 10 पेजेस में आपको वो ख़त्म करना होता है. एक लिमिटेड आपका टाइम फ्रेम, लिमिटेड वर्ड लिमिट होती है और उसमें आप बहुत सारे एंगल्स अगर आप डिटेल में कवर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. तो जस्ट इंश्योर कि आप एज मेनी एज डाइवर्स पॉइंट्स डालें, बट just do it in a very short and concise manner. Don't go into a lot of details which is not expected from you. Third, I would suggest कि in essay writing, time management is a very critical issue. So you have to complete 2 essays in 3 hours. So which means you have to complete one essay in 1.5 hours. तो जब आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जस्ट इंश्योर कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है. बिकॉज कई बार फाइनल एग्ज़ाम के डे पे आप ऐसे छूट जाता है बच्चों का और वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. सो जस्ट इंश्योर कि अगर आप मॉक्स दे रहे हैं तो अपना टाइम पे आप उस ऐसे को कंप्लीट कर पा रहे हैं. सेकंड, आई मीन नेक्स्ट आई वुड से कि जब आप ऐसे कोई टॉपिक आपको दिया गया है तो कोशिश कीजिए कि अगर आप उसका ऑपोजिट व्यू भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर ऑपोजिट कोई आइडियोलॉजी भी आप मतलब जो ऐसे बोल रहे हैं बट उसके ऑपोजिट में भी अगर आपके कोई आइडिया आ रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं. कीप इट ब्रीफ हाउएवर, बट टुवर्ड्स द एंड आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं जस्ट टू गिव एन पर्सपेक्टिव टू द एग्जामिनर कि आप काफ़ी सारे एंगल से सोच सकते हैं. तो अगेन इट कम्स टू डाइवर्सिटी ऑफ द टॉपिक. जितना आप डाइवर्स रखेंगे अपने एस्से को, द बेटर मार्क्स यू विल फेच. देन आई वुड जस्ट सजेस्ट एट द एंड कि इन एस्से you might be writing a very good essay on one topic but might not be writing a very good essay on another one. So just
नो कि आप उन बेसिक्स से स्टक करके रहते हैं जो पॉइंट्स मैंने बताए, एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग लो इन एसे, जस्ट डोंट गेट डिसहार्टेंड. अगेन आई एम सेइंग कि आप किसी भी मॉक से इतना डिसहार्टेंड फील नहीं करिए, और जस्ट ट्राई टू continuously improve upon your mocks and finally on the exam day. So this was about my entire journey on an entire suggestion on how to go about your prelims and your mains. If there's anything, then you can probably just write to me or you can comment in the comments. And I thank the DKT team for having me and letting me share my views on this my preparation journey with all of you. Thank you.